नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एक शहर के मौत की, उस शहर के मौत की जो कभी देश की जान हुआ करता था, जिसकी हत्या सभी शहरवासियों ने बारी बारी से की। किसी ने उसके सीने पे पीलर गाड़े तो किसी ने उसके पेट से रेत बाहर कर दिया, किसी ने पीठ पर खंजर घोंपे तो किसी ने मस्तक पर अट्टालिकाएं खड़ी कर दी। उसकी सांसें फूलती रही, उसका दम घुटता रहा, वो चीखती रही और लोग सेल्फी लेते रहे। यह शिमला की कहानी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़, उसका दोहन और असंतुलित विकास ने आज शिमला को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। बारिश और भूस्खलन के कारण शिमला में पहाड़ी धंस रहे हैं, नदियां उफान मार रही है, मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां देखते ही देखते खत्म हो जा रही है। सामान्य तौर पर देखें तो इन सब के लिए हम बारिश और प्रकृति को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन प्रकृति के इस रौद्रावतार के लिए जिम्मेदार आप हैं, हम हैं, सब हैं। हर वो लोग हैं जिन्होंने शिमला की खूबसूरती को देखने के लिए ईंट और कंक्रीट की अट्टालिकाएं बनाई, कहीं पहाड़ काटे तो कहीं नदियों को बांध दिया। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के मामले में 6 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 2020 में भूकंप के 16 झटके लगे थे, वहीं 2022 में 117 भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए। 8, 9 और 10 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश में भयंकर बारिश हुई, जिसके कारण प्रदेश को जानमाल के साथ करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा रौद्र रूप तो ब्यास नदी ने धारण किया, जिसके समीप बसे कुल्लू से लेकर मंडी तक स्थानीय जनमानस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुल्लू जिला के ब्यास नदी के समीप बने 4 लेन अन्य मार्ग और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं मंडी में वर्ष 1877 में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए विक्टोरिया ब्रिज को भी इतिहास में पहली बार ब्यास नदी के पानी ने छू लिया। पर्यटकों और व्यवसायियों को तो इस आपदा में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि शिमला की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या प्रकृति की कीमत पर किया जा रहा है विकास? प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ का असर क्या केवल शिमला तक ही सीमित रहेगा या इसका असर हम सब पर पड़ेगा? करेंगे हम चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ रहेंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ परिचय और चर्चा की शुरुआत। हाँ, वही शिमला जिसकी पहचान प्रकृति थी। पहाड़ थे, झरने थे, पेड़ थे, पौधे थे। मैं प्रकृति की गोद में अपनी सौंदर्यता पर इठलाती शिमला थी। गौरव के साथ खड़े पहाड़, निरंतर जीवन प्रवाह के साथ बहती नदियां, हरितमा से ओतप्रोत वन मेरी पहचान हुआ करते थे। लेकिन तुम इंसानों को प्राकृतिक शिमला पसंद नहीं आई और तुमने इसे कॉर्पोरेट शिमला बनाना शुरू कर दिया। औद्योगिकरण और भीड़ भाड़ से हटकर शांत स्थानों पर आशियाने की तलाश में तुमने मेरे पहाड़ों और वनों से छेड़छाड़ शुरू कर दिया। इसके लिए तुमने मेरे माथे पर फावड़े से वार किया और सड़कें बना दी। मेरी छाती को चीरकर तुमने होटल बना दिए। प्रतिबंधित होने के बावजूद अवैध और अवैज्ञानिक खनन, चोरी छिपे और कहीं कहीं तो सरेआम किया। मेरे घने जंगलों तक भी आज की मशीनरी ने अपनी पहुंच बना ली है। पहाड़ियों को समतल बनाने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। मॉनसून की भारी बारिश ने यूं तो उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रभावित हुआ है। जल प्रलय से हिमाचल के पुल, सड़कें, मकान एक के बाद ध्वस्त हो रहे हैं और पहाड़ों से आ रहा मलबा हिमाचल की जो तस्वीर बना रहा है, उससे राज्य के लोगों का दर्द काफी बढ़ चुका है। दर्द का विकास थर-थर कांप रहा है। लगातार हो रही मौतों से चारों तरफ क्रदन ही क्रदन सुनाई देता है। दरक रहे पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि अब प्रकृति के कहर को मापना मुश्किल हो चुका है। कुछ दिन पहले तक हिमाचल के शिमला में पर्यटकों की भीड़ थी, लेकिन राज्य में बाढ़, बादल फटने, जलधाराओं के उफान और भूस्खलन में मौतों की खबरों के बाद पर्यटकों ने दूरी बना ली है और फंसे हुए पर्यटक किसी न किसी तरह वापस लौट रहे हैं। प्रकृति के कहर ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कुदरत के रौद्र के सामने उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। गड्ढे, नालों और प्राकृतिक प्रभावों से छेड़छाड़ व उन्हें अवरुद्ध करने का खामियाजा व्यक्ति को बरसात के दिनों में सामान्यतः हर वर्ष ही भुगतना पड़ता है। जब प्रकृति प्रवाहों की बाधाओं को हटाने के लिए
संघर्ष करती है तो वे इसके कई भयावह निशान मानवीय बस्तियों की क्षति के रूप में छोड़ जाती है। उन अज्ञात में हमें प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण व व्यवहार को बदलने की अकल आती है। दुख यह है कि विवेक भी कुछ वक्त के लिए होता रहता है और थोड़े ही वक्त में हम सब कुछ भुलाकर उसी उपनयन ढर्रे पर आ जाते हैं जहाँ से सीधे सीधे प्रकृति के प्रभुत्व को चुनौती मिलती है। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध विकास का खामियाजा इंसान भुगत रहा है। केवल पर्यावरण की योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। पहाड़ी राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त विकास की जरूरत है ताकि नवसृजन किया जा सके। प्रकृति के प्रभुत्व से कौन टकरा सकता है? राज्य सरकारों को प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित कर आगे बढ़ना होगा ताकि भविष्य में आपदाओं से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कीमत हम और आप चुका रहे हैं और शिमला भी चुका रहा है। शिमला की मौत हो रही है, हम सब बैठ करके तमाशा देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। करेंगे चर्चा की शुरुआत के लिए हमारे जो दो मेहमान हमारे साथ हैं उससे मैं आपका परिचय करवा दूं। निशांत राजपूत जी हैं, पर्यावरणविद है, ये हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर BR ठाकुर है, चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस आपदा के लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे इसे रोका जाए और आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो उसके लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। इस करेंगे चर्चा की शुरुआत। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर BR ठाकुर जी से करना चाहूँगा जो कि डिपार्टमेंट जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के। मैं चाहूँगा लगता है शायद हमारा जो है वो संपर्क उनसे टूट गया है। निशांत राजपूत जी हैं जो पर्यावरणविद है, मैं उनसे शुरुआत करूंगा। निशांत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि ये जो प्राकृतिक आपदा शिमला पे आई है और शिमला जिस तरीके से तहस नहस हो रहा है, धंसते जा रही है, नदियाँ उफान मार रही है, पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, जो मकान जो है वो ताश के पत्ते की तरह जो है ढह जा रहे हैं, इन सब के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? नमस्कार आप सभी को। मैं एक बात हमेशा लोगों के बीच रखता हूं कि जब नेचुरल डिजास्टर की बात होती है, जब हम पर्यावरण के बीच तमाम गतिविधि को देखते हैं और उसका इंजाम आज हर एक क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है, वो चाहे आपका गुजरात हो, चाहे आप शिमला की बात करें। ये सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं है कि जिस क्षेत्र में पहाड़ी है, जिस क्षेत्र में पठार है, जिस क्षेत्र में समतल है, ये सारा जो इम्पैक्ट है ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि जिस तरह से विश्वव्यापी समस्याएं के साथ हम जुड़ रहे हैं, तमाम समस्याओं के बीच हैं हम, तो हमें लगता है कि कम से कम जो प्राकृतिक संदर्भ है उसको बचाने के लिए मानव का हर एक मानव को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये मानव चेतना की विषय है। हम किसी को जिम्मेदार ठहरा दें ये कथन सही नहीं है कि भी किसी को एक को जिम्मेदार माने, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी जिस पे डिपेंड करती है कि हम पर्यावरण के साथ किस तरह से रहें और कैसे हमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण समृद्धि को लेकर, आपदा प्रबंधन को लेकर कैसे हमें सोचना है, ये एक विषय जीवन शैली की होनी चाहिए। हमारा मानना है कि हम सभी लोग जब शिमला की बात करते हैं, शिमला एक विजिटिंग प्लेस है, पर्यावरण पर्यटक क्षेत्र है, और जब हम शिमला की बैकग्राउंड को पढ़ते हैं कि आज के 50 साल पहले अंग्रेजों को द्वारा किस तरह से एस्टैब्लिश किया गया, या उस क्षेत्र का क्या महत्व था और उस क्षेत्र को लेकर क्या लोग कार्य कर रहे थे, आज जिस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी शिमला का, चाहे सेलन को देखे या शिमला को देखे, पहाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों को देखे, वहां एक तरह से जो खनन का मामला है कि पहाड़ों को तोड़कर स्ट्रक्चर फॉर्म करना, ये सबसे बड़ी जो कारण है ये है। दूसरी कारण ये है कि जो प्राकृतिक की अपनी इकोसिस्टम है, जो पहाड़ों की अपनी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होना चाहिए और किस तरह से बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने की डॉक्टर BR ठाकुर हमारे साथ जी डॉक्टर BR ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक तरीके से ये बता पाएंगे। BR ठाकुर जी, मैं जानना चाहूँगा ये जो आपदा है ये केवल शिमला में नहीं, इससे पहले हमने उत्तराखंड में भी ये देखा है और अब ये शिमला में है और शिमला के बाद हो सकता है अगली बारी किसी और दूसरे शहर की होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ एक्चुअली कि इसके पीछे वजह क्या है। किसी एक को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, हम और आप सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो पहले तो आप जरा वजह बताइए और थोड़ा मैं ये भी चाहूँगा कि बचा कैसे जाए इस सिचुएशन से, ये भी आप बताएं जी। का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने हमें जो है वो एक अपनी एक विषय विशेषज्ञ की बात सुनने का मौका दिया है।
मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस बार आप देखेंगे तो शिमला में जो बरसात हुई है वो कम से कम 250 से लेकर के 350% जो है वो ज्यादा हुई है। और 14 अगस्त को जो यहाँ पर समर हिल में जो लैंडस्लाइड हुआ है उस दिन तो 350% जो है वो ज्यादा एवरेज से रेनफॉल हुआ है। और ये बिल्कुल सही है कि शिमला इनिशियली जो है वो 25,000 लोगों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन आज शिमला की जनसंख्या 3.5 से 4 लाख के आसपास है। और इसका जो वर्टिकल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा इस प्रकार का है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है इस प्रकार की है। तो अब जो है वो वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन तो नहीं हो सकता लेकिन वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बन रही हैं पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। और जिस प्रकार से बिल्डिंग बायलॉज हमारे यहाँ पर होने चाहिए उन बिल्डिंग बायलॉज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और ये सारी समस्या जो है वो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। इसको मिटिगेट करने के लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि हमारे जितने भी बिल्डिंग्स हैं या जिस प्रकार की रोड्स हैं या जिस प्रकार का ड्रेनेज प्लान होना चाहिए वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग और जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग जिस प्रकार की हमारी टोपोग्राफी यहाँ पर डिमांड करती है कि अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि 2.5 स्टोरी के बाद कोई मकान नहीं बनेगा तो वो बनना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी चीजें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, आपदाएं आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी स्मृति बहुत ही पुअर है और हम भूल जाते हैं। और जब इस प्रकार की आपदा आती है तो इस बार आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पूरे प्रांत में जो है वो समस्या आई है। और इन समस्याओं को मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरी जनता को मिलना पड़ेगा और टेक्नोक्रेट्स की जो बातें हैं उनको सुननी पड़ेंगी। पॉलिटिशियंस अलोन कांट डिसाइड कि हाँ जी आपने जो है वो यहाँ पर मकान बना दिया या कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर बनानी है। तो ये सारी चीजें जनता के साथ मिल करके और जिस प्रकार से टोपोग्राफी हमें अलाउ करती है उस प्रकार के ही जो है वो मकान जो है वो बनने चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही मैं ये कहूँगा कि आर्किटेक्चरल पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी। और इस बात को मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आर्किटेक्चरल पॉल्यूशन जो है वो उसकी वजह से हुआ है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि सरकार आती हैं जाती हैं, लेकिन सरकार जो है वो जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जब शहर पे जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो इस तरीके की घटनाएं होती है। जनसंख्या का दबाव आप रोक सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो बनाए जा रहे हैं, विकास के नाम पे जो सड़कें बनाई जा रही है, पहाड़ों को काट करके जो सुरंगें बनाई जा रही है, क्या आपको लगता है यह भी एक बड़ी वजह है? जनसंख्या तो एक फैक्टर है ही, क्या ये जो दूसरे फैक्टर है जिसको डेवलपमेंट के नाम पर जो आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये भी एक मेजर वजह है, एक मेजर कॉज है इस त्रासदी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, क्यों नहीं है। आप देखिए कि अभी हम बिल्डिंग्स कहाँ पर बना रहे हैं। जब भी हम मकान बनाते हैं तो इसके लिए एक साइट सूटेबिलिटी एनालिसिस बहुत जरूरी है। मकान कहाँ पर बनाना है, उसका अंडरलाइन जो लिथोलॉजी है वो कैसी है। अब आप देखिए कि हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो शिमला से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है, उसमें आज का पेपर भी आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार की वर्टिकल कटिंग जो है वो हो रही है। तो उसके लिए जो है वो एक बेंच कटिंग होनी चाहिए, है ना, एक स्टेप वाइज जो है वो कटिंग होनी चाहिए। हम खुद जो है वो नॉर्म्स को तो जो है वो हम कंप्रोमाइज कर ही रहे हैं और इसके लिए जो है वो जनता भी रिस्पॉन्सिबल है और सरकारें भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए सभी लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखेंगे कि पूरी सारी की जो ब्यूरोक्रेसी है कहीं ना कहीं जो है वो नियमों के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है। अगर शिमला में हमें शिमला को जो है वो सुरक्षित रखना है, इसको जो है वो सुंदर शहर बना करके रखना है, तो जो नेचर है, आप देखेंगे कि ये अर्थक्वेक प्रोन जोन भी है। ये तो प्रकृति की मेहरबानी है कि हमें इस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो अगर कभी इकट्ठी झेलनी पड़ी तो आप देखेंगे कि वो शहर, वो जो आपने अभी एक कहानी पढ़ी इस वार्तालाप से शुरुआत में, तो वो सपनों का शहर और जो हम क्वीन ऑफ
हिमालय जो बोलते हैं शिमला को, ये तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, ये कल्पनाओं में ही रह जाएगा। और अभी मुझे लग रहा है कि बहुत एक ऐसा वक्त आ गया है कि हम सभी लोगों को नियमों के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से प्रकृति और वातावरण यहाँ पर हमें अलाउ करता है, उन चीजों को ऑनर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए जो है वो विकास करना चाहिए। बिल्कुल, पॉलिसी कंप्रोमाइज की जा रही है, पर्यावरण के रूल्स को की जा रही है। जी, मैं एक जो भी नया प्रोजेक्ट बनता है सरकार के पास जो है, वो सरकार बिल्कुल नियम से, वन विभाग का जो है वो भी इसको अपनी मंजूरी देता है, पर्यावरण विभाग वो भी अपनी मंजूरी देता है, और लगभग हर उस विभाग से मंजूरी ली जाती है जहाँ से इसकी मंजूरी जरूरी होती है, और उसमें पर्यावरण को कम से कम पेपर में, फाइलों में तो देखिए। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज बनी हुई है, जिस आधार पे जो मानक तय किए गए हैं, उन मानकों से या तो कंप्रोमाइज किया जा रहा है या मानक कमजोर हैं, ये कहना चाह रहे हैं? मानक जो हैं कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारे जो लॉज बनते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो नेशनल एक्ट्स के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। शिमला में जब भी एमसी के बीच में कोई भी मकान बनता है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर रहता है। जब तक आप इस कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमें जो है वो स्ट्रक्चर को परमिशन नहीं मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो सारा का सारा जो है वो बिल्कुल पेपर्स में रहता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब मकान बन जाता है उसके बाद कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो नॉन फंक्शनल जो है वो हमारे शहर में रहता है। प्लस उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये रह रहा है कि उसका प्रॉपर जो ड्रेनेज होना चाहिए, वो ड्रेनेज तो है ही नहीं हमारे पास। कोई भी एक परफेक्ट जो सीवरेज या ड्रेनेज प्लान जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता है। उसकी वजह से भी जो पर्कोलेशन होता है पानी का, इस बार आप देखें कि बरसात का जो नेचर है, पहले यहाँ पर बड़ी मूसलाधार वर्षा होती थी, इस बार मूसलाधार वर्षा नहीं है, लेकिन बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन की है और धीमी बारिश हो रही है। उससे क्या होता है कि जब भी शहर में कहीं क्रीक्स होती हैं जमीन में, तो वहाँ पानी जो है वो अंदर बहुत डीपली सीपेज होती है, पर्कोलेट करता है, और उसकी वजह से अंदर जो प्रेशर बन रहा है, सॉइल जो है वो फैल जाती है और लैंडस्लाइड होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बहुत ही पुअर है, और इसके लिए सभी जो क्या मतलब आप ये कहें जो भ्रष्टाचार के कारण इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि करप्शन है, लाइसेंस दे जाने के बाद जो है अगर चेक करने के लिए नगर निगम जाती होगी तो पैसे खा करके चुप हो जाती होगी, कोई कंप्लेन नहीं होता होगा, मिली भगत से सारी चीज़ें चल रही हैं। जब शहर अब डूबने को आया, शहर जब मरने को आया, तो लोगों की आंखें खुल रही हैं कि हमें ये करना चाहिए। हमारे साथ निशांत जी भी हैं। निशांत जी, क्या आपको लगता है कि पर्यावरण के साथ जो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है पॉलिसी के लेवल पे, और इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, सरकार तो जिम्मेदार है, ये वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो इसके साथ कंप्रोमाइज़ पैसे लेकर के करप्शन करके कंप्रोमाइज़ करते हैं, और हम और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी जो है जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम सब की बनती है। अब मैं कहता हूँ सॉल्यूशन की तरफ अगर आप बढ़ें तो हमें क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा पहले निशांत जी से जाऊंगा, उसके बाद बी आर ठाकुर जी मैं आपके पास आऊंगा। निशांत जी, हमें करना क्या चाहिए जी? देखिए, मैं एक बात हमेशा लोगों को कहता हूं कि नेचुरल डिजास्टर ये बहुत बड़ी मुद्दा है, और सिर्फ हमें छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट्स को लेकर डिफाइन नहीं करना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट्स को लेकर डिफाइन करते हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ी मुद्दा है, और ये जनमानस की अभियान है। व्हाई वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ये हर एक पब्लिक के बीच ये इंटेंशन होना चाहिए कि हमें प्राकृतिक संपदा के बीच रहना है, हमें नदियों से प्रेम करना है, हमें पहाड़ों से प्रेम करना है, और सिर्फ जब हमारे साथ समस्याएं आती है तब हम चीजों को लेकर अवेयर होते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जैसे ही हम पहाड़ों के बीच जाकर उसके बिल्कुल लगता है निशांत जी का ऑडियो हमारे साथ नहीं पहुंच रहा है, शायद ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर आपको गाड़ी रोक करके अगर बात करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, तभी हमारे पास आवाज़ मिल पाएगी। मैं ठाकुर साहब, मैं आपके पास जाना चाहूँगा। ठाकुर जी, आप बताएं, इसी प्रश्न का जवाब मैं चाह रहा हूँ कि आप दें जी। जरा ठाकुर जी की आवाज़ बढ़ाइए, ऑडियो जी। ठाकुर जी, आ रही है? हेलो जी, आ रही है जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमें ये पाठ पढ़ाया जाता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ये सिर्फ पाठ तक ही सीमित है,
हमारे इस देश में जब हमारे वैदिक काल होता था तो प्रकृति की पूजा की जाती थी, सभी देवताओं की पूजा होती थी और उसमें इंद्र देवता की पूजा जो है वो सबसे ज्यादा की जाती थी। लेकिन वो सारा हमारा एक जो रिच जो सांस्कृतिक विरासत थी उस चीज को हम भूल गए हैं। और इन्वायरमेंट को लेकर के तो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज जो है वो इस देश में हो रहा है। अब हम जैसे कई बार बात करते हैं, गंगा माता की बात करते हैं, हमें अब टाइम ऐसा आ गया है कि हमें हर रिवर को जो है वो गंगा माता की तरह ही मानना पड़ेगा और प्रकृति को जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए पड़ेगा जिस प्रकार से एंशिएंट टाइम्स में होता था। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करना बहुत जरूरी है और ये एक नेशनल कैरेक्टर जो है वो हमारे बीच में होना चाहिए। और जैसा निशांत जी भी कह रहे हैं कि एक क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या है। और इसके लिए जितनी भी हमारी राष्ट्रीय सरकारें हैं या मतलब यानी हर देश की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंडिविजुअल से लोकल से लेकर के नेशनल से लेकर के ग्लोबल स्तर तक हमें इस समस्या को जूझने के लिए रूल रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को हमने एक सोशल सैंक्शन जो है वो दिया गया है। बिल्कुल। और प्रजातंत्र तो है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बड़ी कमी है वो ये भी है कि अगर हम जैसे आपने एक रोड बना देते हैं, हम जब रोड बना देते हैं तो ठेकेदार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो एक सीजन में बनती है, दूसरे सीजन में जो है वो चली जाती है, उसके बाद दूसरा पैसा आ जाता है। तो ये नेक्सस कहीं ना कहीं अब टाइम ये आ गया है कि वी नीड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स या जितने भी कंसर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि हार्ड अर्न टैक्स पेयर्स मनी है। तो इसका जो है वो ऐसे ही वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ा बहुत जरूरी हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील देश है और विकास जो है वो होना है। अभी अर्बनाइजेशन भी बढ़ना है, आज के गांव जो है वो आने वाले में शहर हैं, टाउन्स हैं। तो उसके लिए आप देखिए कि किस प्रकार से फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो इन सभी चीजों को सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास समय की कमी है, बीच में रोकना चाहूंगा। मैं आखिरी कमेंट के लिए मैं निशांत जी के पास आऊंगा। निशांत जी ने अपनी गाड़ी रोक ली है। निशांत जी आखिरी कमेंट, कैसे बचा जाए इस सिचुएशन से, सॉल्यूशन की तरफ हम कुछ बात करें तो। जी इसका मैं एक जैसे कहता हूं कि गवर्नमेंट के पास ये राइट्स हैं, रूल्स इंप्लीमेंट कर सकती है और वही हार्डकोर इम्पैक्ट होगा। तो उनको इस चीजों में जो सॉफ्ट स्किल को नहीं अप्लाई करना, उनको हार्ड एक्ट को अप्लाई करना होगा। और हम कैसे बच सकते हैं, इसकी बहुत सिंपल बात है कि हम पहाड़ों के बीच एक डाटाबेस बनाएं कि कितने डिस्टेंस में हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। रोड कंस्ट्रक्शन का हम डाटाबेस रेडी करें, रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादातर पहाड़ों को तोड़ा नहीं जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो ये बहुत सिंपलिसिटी के साथ हम इस पे काम मुझे कर लगता है सकते कि ये सारे जो कायदे कानून, ये जो सारे रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ज़रूरत ये है कि हम उस पर इम्प्लीमेंट करें, हम उसको माने और ये समझें कि अगर हमने इसके साथ खिलवाड़ किया तो आने वाले टाइम में ये भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। और जब प्रकृति खिलवाड़ करेगी तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए निशांत जी आपका और डॉक्टर बी आर ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन शिमला के जो हालात हैं, शिमला के हालात को बनाने के लिए हम और आप सब जिम्मेदार हैं। लेकिन ये शिमला वाले हालात किसी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में या देश के दूसरे हिस्से में ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन नॉर्म्स का पालन करें जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। उन सारी चीज़ों का पालन करें जो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसका जब रिटर्न पर्यावरण आपको देगी तो बड़ा ही खूंखार होगा, बड़ा ही भयंकर होगा, बड़ा ही भयानक होगा और इससे बचना नामुमकिन होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।